हेलो एवरीवन, सिम्फाइकस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कई सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए थे आपके, जिसमें ये पूछा जा रहा था कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है या मैथमेटिक्स छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, उन्हें एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खास करके एसओ के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें अब एप्टीट्यूड सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का नहीं रह गया है बल्कि एक स्कोरिंग मार्क्स का सब्जेक्ट हो गया है। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको डिटेल में ये बात समझाऊं कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आप कैसे, कौन से बुक से प्रैक्टिस करो, कैसे प्रैक्टिस करो, ताकि आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सको। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने हमारी वीडियो पहले नहीं देख रखी है, उनके लिए मैं एक बार फिर से प्रीलिम्स और मेंस का जो डिफरेंस अब क्रिएट हुआ है वो समझा दूं। एसओ में अब प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग अलग हो चुके हैं। जिस तरह पहले प्रीलिम्स 4 सब्जेक्ट के होते थे और मेंस जैसा कुछ होता ही नहीं था एसओ के एग्जाम में, अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रीलिम्स में एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जबकि मेंस आपका प्रोफेशनल नॉलेज के लिए ही सिर्फ लिया जाएगा। अगर आप इसे नए पैटर्न से यानी 2018 वाले पैटर्न से कंपेयर करते हो तो याद रखना 2017 तक यानी प्रीवियस ईयर के पेपर तक और जो पैटर्न था उसके हिसाब से एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर, ये मैं एग्रीकल्चर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता। और भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एसओ का एग्ज़ाम देते हैं, सिर्फ आईटी ऑफिसर्स को छोड़ के जो सिर्फ बीटेक वाले देते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते थे उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही था जो स्कोरिंग नेचर का था, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के थे। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि अगर हमारा यहाँ कहीं प्रिपरेशन डाउन खा रहा है तो हम लास्ट टाइम में भी अपने प्रोफेशनल नॉलेज को अच्छा करके एक अच्छा स्कोर ला सकते थे, क्योंकि एनीवेज ये सारे क्वालिफाइंग नेचर के ही थे, बस क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट था। पर अब ऐसी बात नहीं होगी। 2018 से ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपके लिए स्कोरिंग हो जाएंगे। यानी एक बार जल्दी से समझे तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अब सारे स्कोरिंग नेचर के हैं। प्रोफेशनल नॉलेज का अब कोई ऑप्शन प्रीलिम्स में नहीं होगा, और जब भी ऐसा होगा याद रखना कट ऑफ आपकी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। अब इन 3 सब्जेक्ट में पहले जब 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे तो लोग ऐसा करते थे कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा करते थे और 2 सब्जेक्ट्स छोड़ देते थे। अब 2 सब्जेक्ट्स आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अब सब्जेक्ट ही 4 नहीं बचे, अब तो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं। यानी 2 सब्जेक्ट छोड़ने की गलती अब मत करना, ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी हो गई है। अब कम से कम 2 सब्जेक्ट्स अच्छे कर लो। सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, अगर वो एप्टीट्यूड और इंग्लिश को अच्छा करके आ रहे हैं तो याद रखना आपके पास ये अपर एज होगा, इसलिए आप इस पर हमेशा ध्यान दें। और अब ये एटीट्यूड मत लेके चलना कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश में हमें बस कट ऑफ क्लियर करनी है और अकेले एक सब्जेक्ट से हम अपना स्कोर हाई कर लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले ये 4 सब्जेक्ट्स में चल भी जाता था। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी हो गई है, इस स्ट्रैटेजी को अब मत अपनाना। सब्जेक्ट्स अब सिर्फ 3 बचे हैं। 4 सब्जेक्ट्स में भी मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा तो नहीं मानता था, पर 3 में तो ये गुनाह होगा। 3 सब्जेक्ट्स में ऐसा कतई मत करना। 2 सब्जेक्ट्स आप अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो इन्हीं 2 सब्जेक्ट से, ताकि जब तीसरा सब्जेक्ट आपके पास हो, जैसे मान लो रीजनिंग है, तो अब आपके ऊपर प्रेशर ना हो कि आपको रीजनिंग में बहुत अच्छा करना ही है। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपका सिलेक्शन तो हो रहा है। अब अगर आपने रीजनिंग अच्छा किया तो आप रैंक में हाई चले जाओगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए अब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ, कौन से बुक से प्रैक्टिस करनी है, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स को जो अपने घर में बैठे हैं और उनके पास मेंटोर्स अवेलेबल नहीं हैं। ऐसे बच्चे एक बात हमेशा जान लेना कि बुक्स जब भी आप एप्टीट्यूड के लेने जा रहे हो, मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो बुक्स 2 तरीके के आते हैं। पहला बुक होता है जिसमें जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हुए होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस के कैटेगरी से सॉर्ट आउट किए हुए होते हैं। जबकि दूसरे तरह के बुक्स में, उसे जिसे आप क्वेश्चन बैंक भी कहते हो, चैप्टर्स में क्वेश्चंस ईयर वाइज सॉर्ट आउट किए हुए होते हैं। यानी मान लो चैप्टर तो दोनों में ही होगा,
अगर मैं मान लेता हूँ नंबर सिस्टम की मैं बात करूँ, तो नंबर सिस्टम में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक बुक हो सकता है ऐसे डील कर रही हो, जबकि दूसरी बुक नंबर सिस्टम में कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं उस पर डील कर रही हो। अगर मैं इसे बुक नंबर 1 और इसे बुक नंबर 2 बनाता हूँ, चलिए मैं आपको इस बात को एग्जाम्पल के जरिए ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब आप यहाँ ध्यान दो, जैसे ये हमारी एकेडमी की बुक है, इसमें आप देख सकते हो टाइप वाइज क्वेश्चंस बांट दिए गए हैं। तो जब आपके पास क्वेश्चंस टाइप वाइज बढ़ जाते हैं ना बच्चे, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे होंगे। ऐसे में आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी तगड़े हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बना रहा हूँ जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप बनाते हो, यानी मैं टाइप 1 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन को टाइप वाइज सॉर्ट आउट किया गया है, तो बार बार आप एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को दोहरा रहे होंगे। कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तो मिनिमम आप एक ही टाइप के क्वेश्चन को बना रहे होंगे। आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा कोशिश करें कि आप जो भी बुक परचेज करें मार्केट से, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही दे रहे हों। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो कभी पहले पूछे नहीं गए हों। आपको ऐसे बुक मिल जाएंगे। मैं कोई बुक का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप देखें, आपको जो भी बुक पसंद आती है आप इस तरह की एक बुक ले लें। जब आपको ये लगे कि आपने ये बुक ख़त्म कर ली है और आपका एक प्रिपरेशन लेवल हो चुका है, तब आप दूसरे तरह की बुक पे आए। ये बुक वो थी जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया गया था। अब ईयर वाइज जब भी आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, मान लो किसी एक चैप्टर का, जैसे मान लो अगर आपने नंबर सिस्टम में ही अभी टाइप 1 से क्वेश्चंस बनाए थे टाइप 1 के बुक से, अब आप नंबर सिस्टम्स को ही उठाओ और टाइप 2 के बुक से लगाओ, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चंस रैंडम होंगे। अब इसमें क्वेश्चंस वैसे नहीं होंगे जैसे आपने अभी उसमें देखा था। तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ जाएं ये आपको पता नहीं होगा। ये आपकी बहुत अच्छी मॉक प्रैक्टिस करा देगी। तो आप ये ध्यान देना कि जब आप रैंडम क्वेश्चंस भी अच्छा करने लगो तो आपकी प्रैक्टिस पक्की हो चुकी है, और आप किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो या एएफओ हो, आप बेधड़क उस एग्जाम्स को दो और आप बहुत अच्छा कर सकोगे। अब डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर मान लो आपके पास टाइम कम है, तो मैं ये कहूँगा कि आप टाइप 1 और टाइप 2 में सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चंस उठाओ। टाइप 1 जो बुक मैंने बताई है, उस टाइप 1 की बुक को आप मार्केट से सर्च करो और एक बुक उठाओ, और कम से कम उसे तो बना ही लो। ये बहुत कम टाइम लेगा, क्योंकि ये आसान हो जाता है बेसिकली, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया भी कर देता है, और आपका एक प्रिपरेशन लेवल इतना ला देता है कि आप एएफओ जैसे एग्जाम्स तो आराम से निकाल सकते हो। यानी आपको एसओ के लिए नहीं सोचना होगा, आप आईबीपीएस एसओ आराम से क्लियर कर लोगे। अब रही बात, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टाइप 2 के क्वेश्चंस जरूर करना, क्योंकि ये आपको इतना ज़बरदस्त बना देंगे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन उठाओ, आप आराम से बना सकोगे। कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि हमेशा कोशिश करो रिलेटेड चैप्टर्स को एक के बाद एक बनाने का। यानी ऐसा मत करना कि आपने अभी मेंसुरेशन बनाया है, फिर आप एकदम से भाग गए और नंबर सिस्टम पे चले गए, फिर आप परसेंटेज का क्वेश्चन बना रहे हो, फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पे चले गए। ऐसे रैंडम क्वेश्चंस मत बनाना। जब भी क्वेश्चंस बनाना, जब भी चैप्टर्स पे अपनी प्रैक्टिस रखना, तो चैप्टर्स ऐसे पकड़ना जो रिलेटेड हो, जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप समझ सकते हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा भी होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये परसेंटेज के हैं या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, क्योंकि आपस में इनका कॉन्सेप्ट इतना मिक्स्ड होता है कि आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन किसका है। यही रीजन है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप रिलेटेड चैप्टर 1 बाय 1 बनाओ। जब आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि पहले कुछ चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए हों जो आप नहीं बना पाए हो। रीजन, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उस समय क्लियर नहीं था, पर जैसे ही आप दूसरे चैप्टर पे जाओगे आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप स्किप भी करना हर चैप्टर पे, क्योंकि क्या पता जब नेक्स्ट चैप्टर आप बना रहे होंगे तो उस कॉन्सेप्ट का भी, उस क्वेश्चन का भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए, राइट। और एक टाइम फ्रेम हमेशा क्रिएट कर लो और हमेशा उसी टाइम फ्रेम में कोशिश करो अपने पेपर को खत्म करने का। ये बहुत अच्छी आदत है, मैं यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में भी बोलता हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, आप इसे अपनी हैबिट बनाओ। और टाइम मैनेजमेंट आप जरूर सीखें, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट आपको आगे भी बहुत काम देगा।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप ज़रूर हमसे कनेक्टेड रहो और हमसे आप व्हाट्सएप के ज़रिए या हमारे जीमेल के ज़रिए भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप कोशिश करें कि आप हमसे कनेक्टेड रहें, ताकि जो भी डाउट्स आपके मन में हो रहे हैं जब तक आप उसे हमसे पूछोगे नहीं वो क्लियर नहीं होंगे। तो चाहे आप जहाँ से भी एजुकेशन लो, आप कनेक्टेड ज़रूर रहो वहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ़ यू फाइंड आवर वीडियो वर्दी, do support us with your like and subscribe. I wish you all the best. Thank you very much and stay updated.